राम मंदिर का विवाद कब और कैसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बना, देश आजाद होने के बाद इस मुद्दे ने कैसा रूप लिया, कैसे राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट पहुंचा और कैसे राम जन्मभूमि में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यात्राएं की गई और कैसे अयोध्या के राम मंदिर का ताला खुला। नमस्कार, आपका स्वागत है राम जन्मभूमि इतिहास के भाग तीसरे में। 1859 में अंग्रेजों ने मामले को शांत करने की कोशिश की और राम चबूतरे और मस्जिद के बीच दीवार बनाकर पहली बार इलाके तय किए गए। इसके 26 साल बाद निर्मोही अखाड़े के रघुवर दास ने खुद को राम जन्म स्थान का महंत बताते हुए 26 जनवरी 1885 को फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के सामने एक याचिका दायर, जिसमें उन्होंने चबूतरे पर मंदिर बनवाने की परमिशन मांगी। याचिका में चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ याचिका दायर की। इस दौरान निर्मोही अखाड़े की याचिका 3 अलग अलग कोर्ट से खारिज की गई। पहले जज हरिकिशन ने 24 दिसंबर 1885 को याचिका रद्द करते हुए लिखा कि चबूतरा और मस्जिद एकदम अगल बगल है। चबूतरे में मंदिर बनाने की अनुमति देना भविष्य में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच दंगों की बुनियाद को डालना होगा। इस फैसले के खिलाफ फिर से अपील की गई। इसके बाद जज कर्नल चैंपियन ने 18 मार्च 1886 मस्जिद वाले इलाके का दौरा किया। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि मैंने अयोध्या के बॉर्डर पर बाबर द्वारा बनाई गई मस्जिद देखी। अगर मस्जिद को उस स्थान पर बनाया गया है जो हिंदुओं के लिए पवित्र था, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बात 356 साल पुरानी है। इसके समाधान करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। ऐसा कि उन्होंने इस याचिका को रद्द कर दिया। तीसरी बार महंत रघुवर दास जुडिशियल कमिश्नर डब्ल्यू यंग की अदालत में पहुंचे। यंग ने हिंदू आस्था को महत्व दिया, लेकिन जमीन पर निर्मोही अखाड़े के मालिकाना हक को पुख्ता नहीं माना। साल बदलते रहे, लेकिन अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा जस का तस रहा। फिर 1934 का साल अयोध्या से सटे एक गाँव में बकरा ईद के दौरान विवाद बढ़ गया। मामला गौ हत्या से जुड़ा था, जिसने हिंदू संगठनों को भड़का दिया। उसने बाबरी मस्जिद में भी तोड़फोड़ कर दी, लेकिन बाद में इसे अंग्रेजों द्वारा रिपेयर करवाया गया। लेकिन धीरे धीरे ये बात साफ हो रही थी कि राम मंदिर का ये मुद्दा अब थमने वाला नहीं है। लेकिन इस बीच 1936 में एक और विवाद हुआ। इस बार लड़ाई 2 मुस्लिम गुटों में थी, शिया और सुन्नी। मुद्दा था बाबरी मस्जिद के अधिकार पर। फिर जिला वक्फ कमिश्नर मस्जिद ने 8 फरवरी 1941 में अपनी रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद को सुन्नी मस्जिद बताया। उनका ये कहना था कि उस समय इसे बनाने वाला बादशाह सुन्नी था, इसलिए इस मस्जिद को सुन्नी मस्जिद कहना सही है। इसके खिलाफ सिया वक्फ बोर्ड ने फैजाबाद सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की, लेकिन सिविल जज S.A. एहसान ने 30 मार्च 1946 को सिया समुदाय की इस याचिका को खारिज कर दिया। देश जहां एक तरफ आजादी की ओर था, वहीं राम मंदिर का मसला भी तूल पकड़ रहा था। 1934 के दंगों के बाद करीब 13 साल तक अयोध्या में शांति रही, लेकिन 1947 में तनाव फिर से बढ़ने लगा। 1947 देश तो आजाद हुआ, लेकिन अयोध्या में मस्जिद मंदिर विवाद की चिंगारी जोर पकड़ रही थी। ये वो दौर था जब पहली बार श्री राम का नाम राजनीति में इस्तेमाल हुआ। राम मंदिर विवाद ने पहली बार खुलकर राजनीतिक रूप ले लिया। अयोध्या द डार्क नाइट किताब के मुताबिक 1947 के अंत में अयोध्या में बैरागियों और हिंदू महासभा की एक बड़ी सभा हुई, जिसमें बाबरी ढांचे पर कब्जा करने की बात रखी गई और यहीं से अयोध्या में तनाव बढ़ने लगा। 1948 में यूपी में 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। इनमें सबसे चर्चित सीट थी फैजाबाद सीट। इसमें कांग्रेस के उम्मीदवार बाबा राघव दास के सामने समाजवादी के आचार्य नरेंद्र देव थे। आचार्य नरेंद्र देव की मजबूत पकड़ को देखते हुए कांग्रेस ने राम नाम का सहारा लिया और उम्मीदवार बाबा राघव दास ने ऐलान किया कि वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त करवाएंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि फैजाबाद सीट से कांग्रेस 1312 सीटों से जीत मिली और इस सीट ने राम मंदिर मसले को फिर से हवा दे दी। जुलाई 1949 में बाबा राघव दास ने यूपी सरकार को पत्र लिखकर मंदिर बनवाने की परमिशन मांगी। इससे पहले 10 दिसंबर 1948 को वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में इस इलाके में हिंदू बैरागियों द्वारा कब्रों और मजारों को साफ करके रामायण का पाठ करते हुए और ढांचे में जबरन घुसने के बारे में लिखा। बाबा राघव दास ने संतों से बैठकें भी की और मंदिर के लिए सरकार को पत्र भी लिखा। 10 अक्टूबर को सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह ने कलेक्टर को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें लिखा था बाबरी के पास एक मंदिर बना हुआ है। 22 नवंबर आते आते बैरागियों ने बाबरी के सामने के एक हिस्से को साफ किया और वहीं पूजा पाठ करने लगे। भीड़ को बढ़ता हुआ देख प्रशासन ने वहां पर एक पुलिस चौकी भी बना दी, लेकिन हालात बिगड़ते गए, जिसका असर 28 दिन बाद दिखा। 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या में एक नए विवाद ने जन्म लिया। लेकिन इससे एक दिन पहले यानी कि 22 दिसंबर को बाबरी ढांचे में श्री राम भगवान की मूर्ति प्रकट हुई पाई गई। हिंदू संगठनों ने दावा किया कि भगवान राम खुद प्रकट होकर ये संदेश दे रहे हैं कि ये स्थान उनका जन्म स्थान है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज करता रहा। मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर दर्ज FIR में अभिराम दास समेत 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC के सेक्शन 147, 448 और 295 के तहत मामला दर्ज किया गया। 23 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट KK नायर ने के CM गोविंद वल्लभ पंत
को इस घटना की जानकारी दी। फिर इसके 3 दिन बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी गोविंद वल्लभ पंत को पत्र लिखा और कहा कि अयोध्या की घटना ने मुझे बहुत विचलित किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस मामले में आप व्यक्तिगत रुचि लेंगे और जो हालात हैं उससे खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है, जिसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। 29 दिसंबर 1949 को फैजाबाद कोर्ट के अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट मार्कंडेय सिंह ने विवादित ढांचे को CRPC 1898 के सेक्शन 145 के तहत कुर्क कर लिया। परिसर के गेट पर ताला लगा दिया गया और मूर्ति की पूजा और देखभाल के लिए प्रियदत्त राम को रिसीवर नियुक्त किया गया। यूपी सरकार ने भी मामले पर विधानसभा में एक लाइन का जवाब दिया कि मामला न्यायालय में है और इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। 1950 से 1961 तक एक कर इस विवाद पर कुल 4 मुकदमे दायर हुए। 3 याचिकाएं हिंदू पक्ष ने तो 1 याचिका सुन्नी वक्फ बोर्ड ने लगाई। जनवरी 1950 में ऑल इंडिया रामायण महासभा के जनरल सेक्रेटरी गोपाल सिंह विसर ने फैजाबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर। इसमें राम जन्मभूमि वाले स्थान पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी गई। दिसंबर में दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास परमहंस ने भी पूजा पाठ के लिए याचिका दायर की। तीसरा मुकदमा निर्मोही अखाड़े ने किया, खुद को राम जन्म स्थान का प्रबंधक बताया। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में ढांचे पर हक का दावा पेश कर दिया। जिला जज ने सुनवाई को आसान करने के लिए चारों मुकदमों को एक साथ कर दिया। करीब 16 साल विवाद कोर्ट में रहा, मगर राजनीति खामोश रही। 1977 में जनता पार्टी ने जब गठबंधन सरकार बनाई तो कई मुद्दों ने तूल पकड़ा, लेकिन 3 साल में ही सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी एक बार फिर सत्ता में आ गई। इसी समय संघ परिवार ने मंदिर की मांग पर हिंदुओं को एकजुट करने की रणनीति बनाई। इसमें अयोध्या ही नहीं, काशी और मथुरा को भी शामिल किया गया। 27 जुलाई 1984 को हिंदुओं की तरफ से राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई गई। एक मोटर का रथ बना जिसमें राम सीता की मूर्तियों को अंदर कैद दिखाया गया। यह रथ 25 सितंबर को बिहार से निकला और 8 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचा। पूरे आयोजन का उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना, ढांचे का ताला खुलवाना और मंदिर का निर्माण करवाना था। यह रथ अयोध्या से दिल्ली पहुंचा और इसी समय इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, जिसके चलते आगे के कार्य रद्द हो गए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अगले आम चुनाव में प्रचंड बहुमत से एक तरफ राजीव गांधी की सरकार बनी, वहीं दूसरी ओर राम मंदिर मसला फिर गरमाने लगा। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि अगली शिवरात्रि यानी 6 मार्च 1986 तक ढांचे का ताला न खोला गया तो तोड़ दिया जाएगा। इसे साहबानो केस से और हवा मिल गई। 80 के दशक में साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की वजह से राजीव गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे थे। इसी बीच जनवरी 1986 में फैजाबाद जिला अदालत ने गर्भगृह का ताला खोलने की एक याचिका खारिज की गई। याचिका लगाने वाले वकील उमेश पांडे ने ऊपरी अदालत में अपील की तो जिला प्रशासन ने गर्भगृह को खोलने पर सहमति जता दी। जज KM पांडे के आदेश से गर्भगृह का ताला खोला गया। फैसला कोर्ट का था, लेकिन माना जाता है कि हिंदुओं की नाराजगी दूर करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने एक कदम उठाया। साहबानो केस के बाद सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में रथ यात्रा शुरू हुई। इससे आगे की कहानी हम देखेंगे अपने आने वाले अगले वीडियो में। हम आने वाले अगले वीडियो में देखेंगे कैसे कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई, मस्जिद का ढांचा गिराया गया और कैसे विवादित जमीन को कोर्ट द्वारा बांटने का फैसला सुनाया गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर हिंदुस्तानी को राम जन्मभूमि इतिहास के बारे में पता लग सके। धन्यवाद।